हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और दोस्तों आज एक और नए टॉपिक के साथ दोस्तों करते हैं शुरुआत आज की क्लास की। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे महापाषाणिक संस्कृतियां, या हम कह सकते हैं मेगालिथिक कल्चर। अच्छा, मेगालिथिक कल्चर क्या हमारे लिए पढ़ना जरूरी है? बिल्कुल, देखो सिलेबस में दिया है तो जरूरी ही है। ठीक है। अच्छा, तो गुरुजी यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं? तो दोस्तों देखिए, यह जो पीपीटी है, अभी जो अपनी जो क्लास है उसमें देखो, मैं नहीं चाहता कि कोई चीज की कमी रह जाए, है ना। मैं अपनी तरफ से परफेक्ट करता हूँ, अपनी तरफ से बेस्ट देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए और वो अछूता रह जाए, जिसको हमने हमने उस चीज के बारे में कभी डिस्कस ना किया हो, ऐसा मैं नहीं चाहता। ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, है ना, अनटच रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, इस पीपीटी में तो बहुत कुछ है। लेकिन 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 आपको जो है दोस्तों, आपको जो है मैं कह रहा हूं कि आपको बिल्कुल भी बर्डन नहीं लेना। मैं आपको इस क्लास में से मैं आपको बता दूंगा कि आपको सिर्फ क्या क्या पढ़ना है। इस पूरी पीपीटी में अगर मैं बात करूं, शायद इसमें पेज हैं 37। इस 37 पेज की पीपीटी में मुश्किल से 5 पेज ऐसे हैं जो आपके काम के हैं, या मैं कह सकता हूं कि 5 पेज जितना मैटर ही आपका काम का है। ठीक है। अब आपको गुरुजी फिर आप इतनी सारी चीजें क्यों लेके? देखिए दोस्तों, मेरा फर्ज है पूरा पढ़ाना, है ना। मैं शॉर्ट एंड स्वीट मैटर लाके शॉर्ट एंड स्वीट चीज देना नहीं चाहता हूं आपको, है ना। हाँ, लेकिन मैं आपको इसमें से ये जरूर बता दूंगा कि आपको किस चीज को जो है बार बार पढ़ना है, किस चीज को रिवाइज करना है, और हाँ, किस चीज के आपको नोट्स भी बनाने, है ना। बस, ज्यादा पेज इसके में काम के नहीं है। ठीक है। अभी बता रहा हूं आपको कितना कितना पढ़ना है, कितना कितना जानना है, इनफ है। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है। ज्यादा डीप क्वेश्चन भी नहीं आएगा, जितना बताऊंगा वैसा वैसा पढ़ लेना, आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ ये जो पीछे आपको ये जो दिख रहा है ना, पत्थरों का ढेर सा दिख ही रहा होगा, खैर मैंने लगाया है। तो दोस्तों ये दिखने में थोड़ा आपको पिट्ठू खेल जैसा नहीं लग रहा? सितोलिया, जिसमें हम ठीकरियों को ऊपर 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 ऐसे जचा के उसके बाद फिर हम उसको बॉल मारते हैं, फिर वो गिर जाती है, फिर मारते हैं एक दूसरे को, ना। तो ये एक बचपन का खेल जैसा, एक सितोलिया जैसा नजर आ रहा है। सितोलिया बोल देते गांव में, पिट्ठू बोल देते हैं, और अलग अलग नाम है इसके। बट ये कोई पिट्ठू का नहीं है दोस्तों, यह है महापाषाणिक समाधि का एक प्रकार। अभी हम अंदर पढ़ेंगे मैनहरी, मैनहिर, मैनहिर प्रकार की समाधियां। तो ये उसी का ही एक प्रकार है। ठीक है। सॉरी, मैनहिर नहीं, केयर्न प्रकार की हम पढ़ेंगे, केयर्न, है ना। मैनहिर के अंदर तो क्या, पूरा एक पत्थर, बड़ा सारा पत्थर जो सीधा खड़ा कर दिया जाता है ना। ये केयर्न प्रकार का ही एक समाधि है। अभी हम अंदर अलग अलग प्रकार की समाधियां पढ़ेंगे, जो हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट भी है। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेगालिथिक, मेगालिथिक नाम का जो है अर्थ क्या है, उसके बाद में तरह तरह की समाधियां, उसके बाद में उन समाधियों को किस किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता था। और दोस्तों समाधियों के अंदर क्या क्या चीजें होती थी, लोहे के कुछ उपकरण होते थे जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया। कल हम लोह युगीन संस्कृति पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको कहा था कि लोह युगीन संस्कृति जो है, इसके जो साक्ष्य दक्षिण भारत में जो मिलते हैं, वो महापाषाणिक समाधियों के अंदर से मिलते हैं। इन समाधियों के अंदर दोस्तों कुछ तलवारें हैं, भाले हैं, बाणाग्र है, ठीक है, चिमटे हैं, ऐसे कुछ लोहे के उपकरण हमें देखने को मिलते हैं, जो युद्ध के भी काम आते थे, कृषि के भी काम में आते थे। ठीक है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों नाम का मतलब जानते हैं। इसको वृहद अथवा महापाषाणिक संस्कृतियां भी कहते हैं। दोस्तों बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बड़े ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाऊंगा। जितना बोलूंगा उतना पढ़ लेना, उतने नोट्स बना लेना, इनफ है। मैं बोलूंगा कि ये काम का नहीं है तो काम का नहीं है। ठीक है। बाकी फिर भी पढ़ लोगे तो भाई बहुत अच्छी बात है, क्या पता आ ही जाए, है ना। ऐसा थोड़ी है भाई, कुछ ना कुछ तो नया आएगा ही। चलिए देखिए, मेगा यानी क्या होता है? मेगा यानी बड़ा, वृहद। और लिथिक यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से लिथोस यानी पत्थर ही होता है। हम इससे पहले भी पढ़ते हुए आए हैं, नियोलिथिक नवपाषाण काल, मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल, है ना, पैलियोलिथिक पूरा पाषाण काल, है ना, लिथिक लिथिक लिथिक। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, महापाषाण को अंग्रेजी में मेगालिथ कहा जाता है। यह यूनानी भाषा के, यूनानी या ग्रीक कह सकते हैं ना, यूनानी भाषा के दो शब्दों मेगास तथा लिथोस से मिलकर बना है। मेगास का अर्थ होता है दोस्तों बड़ा, वृहत बोल सकते हैं, और लिथोस का अर्थ होता है पत्थर, बड़ा पत्थर, बड़ा पत्थर। अब गुरुजी बड़ा पत्थर तो आप कर रहे हो, लेकिन ये बड़ा पत्थर है कहां पर? इसको क्या आपके सर के ऊपर रखें बड़े पत्थर को? नहीं 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 दोस्तों, नहीं नहीं। आज दोस्तों आपको मैं दिखाऊंगा किस प्रकार की समाधियां होती है। ठीक है। ये बड़े बड़े पत्थरों का यूज करते थे अपनी समाधियों के लिए, संदूक या ताबूत बनाने के लिए, या कह सकते हैं कि समाधियों को ढकने के लिए। अब दोस्तों इसके पीछे क्या लॉजिक रहा होगा? अलग अलग प्रकार की परंपराएं हैं। ठीक है। लेकिन दोस्तों जब मैंने इन समाधियों को देखा, है ना, फोटोज में देखा, वहां नहीं गया मैं, है ना। चले भी जाएंगे कभी दोस्तों, कोई बड़ी बात है क्या। चलिए, साउथ में तो काफी बार गया हूं,
चलिए, तो दोस्तों जब मैंने इन समाधियों को देखा तो मतलब मैं भी एक प्रकार से आश्चर्य में पड़ गया कि आखिरकार इतने बड़े-बड़े पत्थरों को इन्होंने कैसे रखा होगा। भाई अगर ऐसे इतने बड़े-बड़े पत्थरों को ऐसे व्यवस्थित किया जाए तो चलो बात मानने को भी आती है, बिकॉज़ अभी जो है दोस्तों आधुनिक युग है, तरह-तरह की मशीनें हैं, क्रेन वगैरह सब कुछ आ चुकी है ना? और लेकिन दोस्तों उस समय में इन इतने बड़े-बड़े पत्थरों को कैसे रखा जाता होगा, एक अपने आप में सोचने का विषय होगा। कोई ना कोई कुछ ना कुछ तकनीक तो होगी दोस्तों। लोग भी ताकतवर होते थे। चलिए, कोई बात नहीं। आज भी हम देखते हैं दोस्तों जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं वह बहुत मजबूत होती है। अभी बाढ़, तूफान कुछ भी आता रहता है, लेकिन ऐतिहासिक चीज़ें वैसी ही खड़ी रहती है। जो नई जो चीज़ें हैं दोस्तों ये क्या है, नई जो इंजीनियरिंग है ये फेल हो जाती है, लेकिन ऐतिहासिक इमारतें जो है लगभग खड़ी रहती है। आप देखना दोस्तों, ठीक है? अक्सर ऐसा होता है। चलिए, तो नाम का अर्थ तो इसमें ही है बड़ा पत्थर। आइए बात करते हैं। ये बड़ा पत्थर देखिए दोस्तों, बड़ा पत्थर किसना यानी ये जो संस्कृति ये समाधिकरण से संबंधित संस्कृति है। ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं। इस संस्कृति के लोग अपने मृतकों के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े-बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। दोस्तों एक-एक लाइन पढ़ूंगा, बड़े आराम से समझाऊंगा, टेंशन मत लो। देखिए, महापाषाणिक संस्कृति नाम क्यों पड़ा? देखिए दोस्तों हम माइक्रोलिथ की बात करते हैं मध्य पाषाण काल में, बिकॉज़ बहुत एक-एक इंच के जो है पत्थर हमें औजार मिलते हैं, पत्थरों के उपकरण मिलते हैं। ठीक है? लेकिन यहां हम महापाषाण काल बोल रहे हैं, इट मीन्स पाषाण जो है वह जरूरत से ज्यादा बड़े होंगे, बहुत बड़े होंगे, बृहत पाषाण बोल रहे हैं हम, है ना? तो देखिए दोस्तों इस संस्कृति के जो लोग हैं, आई मीन टू से जो दक्षिण भारत के अंदर जो महापाषाणिक संस्कृति का उद्भव हुआ, इस संस्कृति के जो लोग हैं दोस्तों ये अपने मृतकों को यानी कि इनके सदस्य फैमिली मेंबर्स जो कोई खत्म हो जाता था, मृतकों के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े-बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। अगर महापाषाण शब्द आए तो महापाषाण संस्कृति का मुख्य जो अर्थ यही है कि महापाषाण किस चीज के महापाषाण? भाई साहब समाधियों के महापाषाण, अपने डेड बॉडीज को सुरक्षित रखने के लिए काम में लिए गए महापाषाण। अब वो अलग अलग प्रकार के थे। देखिए, इस प्रकार महापाषाण संस्कृति दफनाने की शैली से जुड़ी संस्कृति है, दफनाने की शैली से। इसमें महापाषाण बड़े तथा अच्छे प्रकार के तराशे गए समाधि स्थल हैं। समझ गए? तो महापाषाण का जो अर्थ लिया गया है वो डेड बॉडी को दफनाने से संबंधित किसी स्थल से, किसी समाधि स्थल से लिया गया है। और दोस्तों आपको ये बात भी याद रखनी है, कि यहाँ ज्यादातर जो है वो आंशिक शवाधान देखने को मिलते हैं। आंशिक शवाधान का मेरा मतलब यह है कि यहाँ पर जो है डेड बॉडी को पहले जानवरों के खाने के लिए जंगलों में खुला छोड़ दिया जाता था, लेटा दिया जाता था। जब जानवर उसे खा लिया करते थे तो जो बची हुई हड्डियां हैं उन्हें समाधि के रूप में दफना दिया जाता था। तो ज्यादातर जो है दोस्तों यहाँ आंशिक समाधिकरण देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए। गार्डन चाइल्ड ने भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली महापाषाणिक संस्कृतियों की उत्पत्ति ईरान की सियाल्ब बी कक्षों से जोड़ा है। यानी कि कक्ष बनाए जाते थे समाधियों के लिए। अभी हम देखेंगे कक्ष वाले भी हैं, बिना कक्ष वाले भी हैं, ठीक है, कक्ष रहित भी है। तो ऐसे ही ईरान में भी कुछ समाधियां मिली है, कक्षीय समाधियां। सियाल भी कक्ष जैसे अपने यहाँ मिलते हैं ना, माउंट एबी, टीला, अलग अलग प्रकार के ना, जैसे हड़प्पा के अंदर देखते हैं, वैसे ही ये ईरान की सियाल्ब बी कक्ष से जुड़ा संबंध जो है, या हम कह सकते हैं कि ईरान की सियाल्ब बी कल्चर से संबंधित महापाषाणी संस्कृति किसने बिठाया है? गार्डन चाइल्ड ने। कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी तक जो मैंने पढ़ाया है वो सिर्फ इतना पढ़ाया है, नाम और काम क्या था, इस नाम का यूज क्यों लिया जाता। दोस्तों इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, अगर आप कंसंट्रेट करके बैठे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस इसमें मैंने नहीं लगाई। आइए अब देखते हैं दोस्तों, ये कोटेशन, ये चीज याद रही तो ठीक है, नहीं तो चलेगा दोस्तों, ठीक है, नहीं पूछा जाता इतना, फिर भी याद रख लोगे तो अच्छी बात है। आगे देखिए, अब अलग अलग मत है, अलग अलग लोग जो है इस संस्कृति के निर्माता को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस संस्कृति के निर्माता कौन थे। जैसे कि पीछे गार्डन चाइल्ड ने बताने का प्रयास किया कि ये संस्कृति जो है ये सियाल्बी कक्षों से, इनका संबंध उनसे है, ठीक है। वैसे ही दोस्तों हेमनडार्थ तथा झुकर मैन ने महापाषाण संस्कृति की स्थानीय द्रविड़ उत्पत्ति का निर्धारण किया। यानी ये बोल रहे हैं कि स्थानीय ही लोग थे यहीं के, द्रविड़ उत्पत्ति, दक्षिण भारत की संस्कृति, द्रविड़ संस्कृति। इनका कहने का मतलब है कि ये जो लोग थे ये स्थानीय ही थे, इनकी उत्पत्ति यहीं की मानी। इसके अलावा एस्को पारपोला ने महापाषाणीय संस्कृति का उद्भव आर्य मूलक वैदिक संस्कृति से निर्धारित किया। वो बोलते हैं भाई आर्यों की जो वैदिक संस्कृति उससे संबंधित है, ठीक है। लेकिन दोस्तों हिंदुस्तान में, मैंने आपको पहले ही बताया था भाई पूरे हिंदुस्तान का तो आर्यीकरण हुआ ही नहीं। दक्षिण भारत के अंदर तो हम कह सकते हैं भाई आर्यीकरण कहाँ हुआ, वो तो उत्तर भारत के अंदर देखने को मिलता है ना, फिर भी ये बोलते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, ये अपने अपने मत है, इनको छोड़िए।
एक बात याद करने की कौन सी है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बात आ गई। इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं इसलिए बता रहा हूं बिकॉज देखिए दोस्तों, अगर हम हमारा सिलेबस देखेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ मिलेगा, उसमें लिखा हुआ मिलेगा दक्षिण भारत की महापाषाणीय संस्कृति। लेकिन आप ये मत सोच लेना कि ये महापाषाणिक संस्कृति दक्षिण भारत में ही थी। हाँ, ये कह सकते हैं कि दक्षिण भारत की महापाषाणिक जो संस्कृतियां हैं दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट थी। मुख्य रूप से दोस्तों सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण स्थल मिले हैं महापाषाणिक संस्कृतियों से वो दक्षिण भारत के हैं, सबसे ज्यादा प्रमुखता उनको दी जाती है। बट दोस्तों इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि केवल और केवल दक्षिण भारत में ही महापाषाण संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते हैं। ऐसी समाधियां, पत्थरों से बनी गई समाधियां दोस्तों अलग अलग क्षेत्रों में भी मिली है। हिंदुस्तान में देखिए दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में विशेषतः दक्षिणी भारतीय क्षेत्र इसके लिए प्रसिद्ध रहा। हाँ, दक्षिणी भारतीय क्षेत्र प्रसिद्ध था, लेकिन इसके अतिरिक्त विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र में भी महापाषाण संस्कृति के अस्तित्व मिलते हैं। अब अगर यहां क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि केवल दक्षिण भारत में ही महापाषाणीय संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों, तो केवल शब्द आ गया गलत। नहीं दोस्तों, दक्षिण भारत के अलावा हमें विंध्यन क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और हिमालयन क्षेत्र में भी ऐसी संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते हैं। और दोस्तों एक बात और याद रखना, ये तो इंपॉर्टेंट हो ही गया है आपके लिए, एक बात और याद रखना दोस्तों कि इसका जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग देखने को मिलता है। कहीं तो दोस्तों यह संस्कृति लोह युगीन संस्कृति के साथ साथ पनपती हुई नजर आती है, कहीं दोस्तों ये ताम्रपाषाण संस्कृति के साथ पनपती हुई नजर आती है। तो टाइम पीरियड को लेकर दोस्तों विवाद है, टाइम पीरियड को लेकर दोस्तों इतिहासकारों में मतभेद है। लेकिन इसका अगर मोटा मोटा टाइम पीरियड अगर हम देखें दोस्तों, तो आप कह सकते हैं 1000 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईस्वी तक का जो काल रहा वह महापाषाणीय संस्कृति का काल रहा। ठीक है, कुछ संस्कृतियां तो इससे पहले की भी, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 1200-1300 ईसा पूर्व की भी दोस्तों साक्ष्य मिल जाते हैं। लेकिन हम मोटा मोटा टाइम पीरियड अगर माने तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईस्वी तक का जो काल है दोस्तों, वो हम मान सकते हैं कि महापाषाणी संस्कृति को रहा। लेकिन ये बात जरूर याद रखना कि अलग अलग क्षेत्रों में महापाषाणीय संस्कृतियां जो है दोस्तों वो अलग अलग समय में पनपी थी, एक साथ नहीं पनपी थी। ये बात मैं आपको आगे जब तिथिक्रम कराऊंगा तब बता दूंगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट देखो, दक्षिण के आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल के विभिन्न पुरास्थल जैसे ब्रह्मगिरी तो कर्नाटक में हो गया, मास्की कर्नाटक में हो गया, पुडुकोटे है, चिंगलपुत्तु है, ठीक है, और शानूर है, आदि से महापाषाणीय समाधियों के अवशेष मिले हैं। यानी कि ये प्रमुख स्थल है जहां से महापाषाणिक समाधियों के अवशेष मिले हैं। दक्षिण भारत क्योंकि महत्वपूर्ण माना जाता है इस संस्कृति के लिए दोस्तों, तो आपको ये स्थलों को तो याद रखना ही पड़ेगा। आगे एक मैप के माध्यम से भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आगे देखिए दोस्तों, इनका विस्तार तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित आदिचनल्लूर से लेकर उत्तर में महाराष्ट्र के नागपुर तक मिलता है। इट मींस देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो उत्तर बोले तो वैसे तो महाराष्ट्र भी दक्षिण में ही है, लेकिन यहां से दक्षिण से उत्तर की तरफ चलेंगे महाराष्ट्र तक जो है दोस्तों, इसके क्या मिल जाते हैं, इसके साक्ष्य हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, यानी कि साउथ के अंदर ये बता रहा है। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहां पर कर्नाटक है, आंध्र की ग्रेनाइट चट्टानों वाले प्रदेश में पाए जाने वाले वृहत पाषाण लोह युगीन है। मैंने आपको क्या बोला कि महापाषाणिक संस्कृतियां जो है वो कहीं लोह युग के साथ में पनपी, तो कहीं दोस्तों वह ताम्रपाषाण या फिर ताम्रपाषाण युग के साथ में पनपती है। तो यहां पर कर्नाटक है, आंध्र की ग्रेनाइट चट्टानों वाले प्रदेश में पाए जाने वाले वृहत पाषाण जो है वह लोह युगीन है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी आप याद रख लेना। आ जाइए लास्ट में जो दोस्तों 2-3 पेज हैं, अगर केवल और केवल आप उन 2-3 पेजों को ही दोस्तों अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मेरा मानना यह है कि इनफ रहेगा, पर्याप्त रहेगा। यहां तो मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की का प्रयास करूंगा। लास्ट में 2-3 पेज है, उनको अच्छे से पढ़ लेना। आइए आगे बात करते हैं। देखिए तिथि क्रम की बात करें तो प्यारे बच्चों, तिथि क्रम को लेकर विवाद है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में यह संस्कृति के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। अभी हम सबसे पहले तो अलग अलग विद्वानों के मतों की बात करेंगे, उन्होंने जो है क्या क्या अपना टाइम पीरियड बताया है। उसके बाद में दोस्तों हम एक सामान्य टाइम पीरियड जो है वह इस संस्कृति को देते हैं, जो कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईस्वी तक माना जाता है। हमें भी दोस्तों दिमाग में यही रख के चलना है। ठीक है, चलिए वैसे तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने अपने जो है पुरातात्विक खुदाइयों के आधार पर बताया है, लेकिन एक अप्रोच लेकर चलनी है। देखिए
तिथिक्रम की बात करें तो इस संस्कृति का कालक्रम सामान्यतः 1000 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक निर्धारित किया गया है। लेकिन सभी महापाषाणीय संस्कृतियां समकालीन नहीं थी। मैं पहले बता चुका था, कहीं लोह युगीन के साथ, कहीं ताम्रपाषाण के साथ अलग अलग है। प्रायद्वीपीय दक्कन के महापाषाण लोहे के उपयोग से जुड़े थे। दोस्तों मैंने कल भी आपको बताया था, ठीक है, कल जब हम लोह युगीन संस्कृति पढ़ रहे थे तब हम क्या बोल रहे थे कि दक्षिण भारत में जो लोहे के साक्ष्य मिलते हैं वो महापाषाणिक कब्रों के अंदर से मिलते हैं। लगभग 33 प्रकार के क्या मिलते हैं दोस्तों, 40 प्रकार की कब्रें मिली है और उनमें 33 प्रकार के लोहे के उपकरण मिले हैं। मैं आपको कल भी बताया था, ठीक है। अब देखिए, प्रायद्वीपीय दक्कन के महापाषाण लोहे के उपयोग से जुड़े हैं, यानी कि ये लोह युग से संबंधित है। और लोह युग दोस्तों वैसे तो मैंने आपको क्या बताया कि अलग अलग है, लेकिन इरफान हबीब के अनुसार वो कहते हैं कि अगर आहड़ से मिले लोहे की बात छोड़ दी जाए तो लगभग संपूर्ण हिंदुस्तान में लोह युग का जो प्रादुर्भाव है वह 1000 ईसा पूर्व के आसपास देखने को मिलता है, ठीक है। और यहां पर भी हम 1000 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक का मान रहे हैं, तो ये लोहे के उपयोग से जुड़े थे। इट मींस ये लगभग लोह काल के समय के हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें विंध्य क्षेत्र की, तो विंध्यन क्षेत्र के महापाषाण ताम्रपाषाण काल से जुड़े हैं, ठीक है दोस्तों, ये ताम्रपाषाण काल से जुड़े हैं। मैंने बताया ना समकालीन नहीं थी। जबकि कश्मीर के बुर्जहोम और गुफकराल क्षेत्र में नवपाषाण के तुरंत पश्चात महापाषाण काल का प्रादुर्भाव होता है। और दोस्तों कश्मीर के अंदर बुर्जहोम और गुफकराल प्रमुख नवपाषाणिक स्थल है, मैंने आपको पढ़ाया है दोस्तों। और यहां से हमको गर्तावास मिलते हैं, ठीक है, क्या मिलते हैं, गर्तावास मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। और गुफकराल जो है और गुफकराल और बुर्जहोम जो है दोस्तों ये महत्वपूर्ण स्थल माने जाते हैं, ठीक, नवपाषाणिक स्थल हैं कश्मीर के। गड्ढे वाले आवास दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है यहाँ की, याद रखना। आइए, तो तिथिक्रम की बात करें, सबने अलग अलग माना है, समकालीन नहीं है, लेकिन मोटा मोटा टाइम पीरियड ये आपके लिए सही रहेगा। आगे देखते हैं, अगर आपसे कोई पूछ भी ले चलते फिरते तो आप मोटा मोटा ये टाइम पीरियड बता सकते हैं। बाकी देखिए दोस्तों, कुछ विद्वानों के मत है, उनको भी मैं लेकर आया हूं, लेकिन आप एक अप्रोच लेके चलिए कि हाँ 1000 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईस्वी तक का जो काल है वो इन संस्कृति का काल रहा है, बिल्कुल। आगे देखिए, सर्वप्रथम व्हीलर ने ब्रह्मगिरी कर्नाटक में की गई खुदाइयों के आधार पर महापाषाणीय संस्कृति का कालक्रम ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी से ईस्वी सन की प्रथम शताब्दी निर्धारित किया, यानी कि ईसा पूर्व 200 से 50 ईस्वी के बीच, है ना, ये टाइम पीरियड इन्होंने निर्धारित किया है। इन्होंने ब्रह्मगिरी में खुदाइयों के आधार पर ये टाइम पीरियड बताया। इसके अलावा कुछ महापाषाणीय संस्कृति मैंने बताया बहुत पहले की भी है, यानी कि 1000 ईसा पूर्व से भी पहले की, 1300 ईसा पूर्व तक की है। आदिनचल्लूर में किए गए उत्खनन के आधार पर ए सुंदर महापाषाण संस्कृति की अवधि 1200 ईसा पूर्व में ले जाते हैं। अब ये सब अपने अपने अनुसार अनुमान लगा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको क्या बोला है, मैंने आपको एक ही बात बोली है कि इस प्रकार विविध स्रोतों के आधार पर हम इस संस्कृति का कालक्रम 1000 से लेकर पहली शताब्दी ईस्वी, 1000 ईसा पूर्व है, 1000 ईसा पूर्व से लेकर पहली शताब्दी ईस्वी तक निर्धारित कर सकते हैं। तो दोस्तों इतना लंबा तिथिक्रम मैंने पढ़ा, उसमें सिर्फ एक लाइन आप अच्छे से याद रख लेना, वो है ये वाली। चलिए एक बार बैक करता हूं, देखिए एक क्वेश्चन आएगा यहां से, डेफिनेटली एक क्वेश्चन आने वाला है और इजीली आप कर दोगे, डोंट वरी। देखिए दोस्तों, इस संस्कृति का सबसे पहले हमने मतलब जाना कि आखिरकार ये मेगालिथिक या महापाषाण है क्या, ठीक है। उसके बाद में आखिरकार इसका मुख्य क्षेत्र क्या है, तब हमें ये पता चला कि भाई केवल दक्षिण भारत ही नहीं है, ये तो विंध्यन क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और हिमालयन क्षेत्र के अंदर भी इसके साक्ष्य मिल रहे हैं। उसके पश्चात मैंने तिथिक्रम की बात करी, तब पता चला कि वैसे तो इसका मोटा मोटा टाइम पीरियड 1000 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईस्वी तक रखा जाता है, लेकिन अलग अलग जगहों पर ये सारी संस्कृतियां समकालीन नहीं थी, कहीं लोह युग के साथ थी तो कहीं पर यह ताम्रपाषाण युग के साथ थी। ये चीज हमने जानी, ठीक है। लेकिन फिर भी एक अप्रोच के साथ अगर एक अप्रोच देखें, एक मोटा मोटा टाइम पीरियड निर्धारित करें तो हम 1000 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईस्वी तक देख लेते हैं। फिर व्हीलर ने और अन्य विद्वानों ने अपने मत दिए, उनके आधार पर जो इसका काल निर्धारण का जो है दोस्तों प्रयास किया। चलिए अब आगे हम किन किन स्टेप में बढ़ेंगे, आगे दोस्तों अब हम जानेंगे कि इन महापाषाणिक संस्कृतियों की विशेषता क्या थी। उसके बाद में जानेंगे कि ये महापाषाणिक संस्कृतियों में हम जिसमें समाधि की बात करते हैं, मुख्य रूप से यह संस्कृति समाधिकरण अपनी समाधियों के लिए जानी जाती, तो कौन कौन सी समाधियां थी और कैसी कैसी समाधियां थी।
उन्हें देखेंगे। और उसके बाद में फाइनली दक्षिण भारत के, उत्तर भारत के जो प्रमुख स्थल है जहां से महापाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मिले, उन स्थलों को देखेंगे। एक मैप भी मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूं। चलिए दोस्तों, तो अब इन संस्कृतियों की विशेषता जान लो। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता अगर मैं आपको कहूं जो आपको याद रखनी है, वो दो ही है, वो दो ही है, ठीक है। तीन मान लो, एक और विशेषता बता दूंगा। देखिए, एक तो इन लोगों को लोहे का अच्छा खासा ज्ञान था। इनकी समाधियों से लोहा बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। लोहे की तलवारें हैं, भाले हैं, बाणाग्र है, ठीक है, छेनियां हैं, छोटे छोटे जो है लोहे उपकरण देखने को मिलते हैं। नंबर एक। नंबर दो दोस्तों, इन लोगों को कृषि का ज्ञान था। ये धान, चावल, अनाज, रागी बहुत अच्छे से उगा लेते थे। नंबर दो, ठीक है। और नंबर तीन दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं कि जो संस्कृति हमें देखने को मिलती है, यहाँ के जो प्रमुख जो पात्र हैं दोस्तों, हम इनके प्रमुख पात्रों की बात करेंगे। केवल यहाँ पर मिट्टी के ही पात्र नहीं है दोस्तों, हम यहाँ पर ताम्र के भी कुछ बर्तनों की बात करते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। दो महत्वपूर्ण बातों को आप जानिए, एक तो लोहे का प्रयोग, एक दोस्तों कृषि से परिचित। कृषि से परिचित थे तो कुछ पशुओं से भी परिचित थे, ठीक है। आइए जानते हैं। सबसे पहले प्राय सभी महापाषाणिक देखिए, महापाषाणिक संस्कृति की सामान्य विशेषताएं। प्राय सभी महापाषाणिक समाधियों का निर्माण ऊंचे पहाड़ी चबूतरों पर किया गया था, ठीक है दोस्तों, ऊंचे पहाड़ी चबूतरों पर किया गया था, एक सामान्य विशेषता है, ठीक है दोस्तों। यहां से क्वेश्चन बन जाएगा कॉन्सेप्चुअल, तब दिमाग लगाना पड़ेगा, और कुछ बड़ी बात नहीं है, इजीली समझ जाओगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इनके नीचे एक या अधिक तालाब निर्मित किया जाता था। यानी कि जो महापाषाणिक समाधियां बनाई गई है, उनके जस्ट आसपास जो है, नीचे जो है ये ऊंचाई पर बनती थी, और नीचे एक आसपास एक तालाब होता था, ठीक है। संभवतः दोस्तों उनके आसपास जो है कृषि वगैरह भी कुछ की जाती होगी, ठीक है, उसके ही कुछ प्रमाण थे। तो नीचे एक या अधिक तालाब निर्मित पाए गए हैं। चलिए आगे देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये वाला, ये लोग कृषि से परिचित थे तथा धान, अनाज, चावल, जौ, चना व रागी, महुआ आदि उगाते थे, ठीक है। इसके अलावा गाय, बैल, भेड़, बकरी, घोड़े आदि पालतू पशु थे। तो दोस्तों पहली बात तो ये कृषि से परिचित थे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो लोहे सामग्रियां मिली है वह युद्ध और कृषि दोनों में काम में ली जाती थी। इसके अलावा वे लोहे, दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर, वे लोहे के उपकरणों का प्रयोग करते थे। समाधियों की खुदाई में विविध प्रकार के लोह उपकरण जैसे तलवार है, कटार है, त्रिशूल है, चपटी है, कुल्हाड़ी है, फावड़े है, छेनी है, बसूली है, हसिया है, चाकू है, भाला है आदि पाए गए हैं। ये कृषि तथा युद्ध दोनों से संबंधित थे। अब देखिए दोस्तों, एक बात सुनिए, कथन आ जाए कि महापाषाणिक समाधियां या महापाषाणिक कल्चर के जो लोग हैं वह लोहे से अपरिचित थे, गलत। लोहे से परिचित थे और लोहे के बहुत सारे उपकरण समाधियों में पाए गए हैं। याद रखोगे, याद रखना पड़ेगा मेरे दोस्तों, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये दो ऐसी चीजें हैं, एक बार लेक्चर पूरा हो जाए दोस्तों, उसके बाद में फिर बता दूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। ये दो लाइनें ऐसी है जो आपको सच में याद करने लायक है। आगे देखो, आगे देखो दोस्तों, ये काले व लाल मृद भांडों का प्रयोग किया करते थे। कृष्ण लोहित मृद भांड भी जिसे बोल देते हैं। हमने लोह युगीन संस्कृतियों के अंदर देखे थे कि कहीं कहीं पर तो लोह युगीन संस्कृतियों के साथ में कृष्ण लोहित मृद भांड मिलते हैं, और कहीं कहीं चित्रित घुसर मृद भांड मिलते हैं। ज्यादातर स्थलों पर चित्रित घुसर मृद भांड मिलते हैं, लेकिन जो प्रादुर्भाव है वह कृष्ण लोहित मृद भांडों से देखने को मिलता है। जैसे कि नोह है, भरतपुर वाला, वहां मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए थे, वो आप लेक्चर में देख लेना कल वाले, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत की बृहत पाषाणिक या महापाषाणिक कब्रों के उत्खनन से लगभग 33 प्रकार के लोहे के उपकरण मिले हैं। दोस्तों ये मैं कल वाली क्लास में पढ़ा चुका हूं, एज इट इज लाइन। 33 प्रकार के लोहे के उपकरण काले व लाल मृद भांडों के साथ, इसको कृष्ण लोहित मृद भांड भी कहते हैं, मिले हैं। सभी समाधियों से एक विशिष्ट प्रकार का मृद भांड, जिन्हें कृष्ण लोहित अथवा काले और लाल मृद भांड कहा जाता है, प्राप्त होते हैं। तो ये भी अपने लिए क्या हो गया, इंपॉर्टेंट। तीसरी बात मैंने यही बताई थी, मृद भांडों की बात करी थी। तीसरी, पहला लोहे का उपयोग, दूसरा कृषि करना जानते हैं, तीसरा मृद भांड जो यूज करते थे वो थे किसके, वो थे काले और लाल मृद भांड, ठीक है। इसके अलावा मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन, मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन, लेकिन यहाँ केवल मिट्टी के बर्तन ही नहीं है, इसके अलावा ये ताम्र तथा कांस्य से निर्मित बर्तनों का भी अच्छे से प्रयोग करते थे, ठीक है दोस्तों। कांस्य, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांसा तो बहुत पहले से ही जो है परिचित थे लोग, ठीक है। कांस्य और ताम्र के बर्तनों का भी यूज करते थे। आपके लिए तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखोगे। आगे देखते हैं, आगे देखो,
प्राय सभी, ये मैं बात तो आपको बता चुका हूं, प्राय सभी समाधियों से आंशिक समाधिकरण के उदाहरण मिलते हैं। आंशिक समाधिकरण में दोस्तों शव को जो है, डेड बॉडी को जो है खुले में पहले जानवरों के खाने के लिए, चाहे उनके काम आ जाएगा, उनके खाने के लिए दोस्तों खुले में छोड़ दिया जाता है। जब वो खा लेते हैं तो बची हुई अस्थियों को जो है समाधि के रूप में दफना दिया जाता है। तो शवों को जंगली जानवरों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था, तत्पश्चात बची हुई अस्थियों को चुनकर समाधि में गाड़ने की प्रथा थी। ठीक है, ये प्रथा थी, ये भी इंपॉर्टेंट मान लो आप यहाँ। चलिए 4 फैक्ट आपको बताएं इंपॉर्टेंट। आइए 4 फैक्ट। देखिए दोस्तों, जो चीज कठिन है वो चीज आसान बनाने का काम है इतिहास एकेडमी का। ठीक है, यही काम करेंगे। अब देखिए दोस्तों, बड़े ही आराम से मैं आपको समझा रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आए तो दोबारा लेक्चर को देख लेना, पहली बात तो नौबत ही नहीं आएगी, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो जो चीजें पर स्टार लगा रहा हूं नोट कर लेना। ठीक है, ठीक है, ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों आगे, अब जो है इस पूरे लेक्चर में, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो यही है कि समाधियों के प्रकार। डोलमेन समाधि, ठीक है, अम्ब्रेला स्टोन समाधि, हुड स्टोन शीर्ष, हुड स्टोन या फिर शीर्ष पत्थर समाधियां। ठीक है, इसके अलावा स्तूपाकार समाधियां। ठीक है, मैनहीर समाधियां। ठीक है, बहुत प्रकार की समाधियां, अलग अलग प्रकार की समाधि मिली। एग्जाम में सीधा आ जाता है मिलान करो के रूप में। शायद मैंने आपको महापाषाणी संस्कृति का बोला भी था, यूजीसी नेट अभी जो जून में लगा है, मैंने बोला भी था कि पढ़ के जाओ, शायद आया भी था। किसी बच्चे ने मुझे बोला था कि सर समाधियों वाला प्रश्न आपने बोला था, आया भी था शायद। चलिए कोई बात नहीं, नहीं आया होगा तो आगे आ जाएगा, आएगा जरूर डेफिनेटली। कहीं ना कहीं कोई भी एग्जाम दो, पीजीटी दो, नेट दो, ठीक, कोई भी एग्जाम दो, सामना तो होगा भाई इन प्रश्नों से, रूबरू होना पड़ेगा। और पेट क्वेश्चन बनते हैं समाधियों के प्रकार से। अब मैं उस पर आ चुका हूं, महापाषाणिक समाधियों के प्रकार। वीडी कृष्ण स्वामी के नेतृत्व में दक्षिण भारत में 40 विभिन्न प्रकार की महापाषाणिक कब्रों की खोज की जा चुकी है। ठीक है, आगे देखते हैं। कोई इतना, ये तो नॉर्मल फैक्ट है, इतना जरूरी नहीं, आगे देखो। अब देखिए दोस्तों, महापाषाण मुख्यतः 3 प्रकार के होते थे। अब देखिए 3 प्रकार के होते थे, उन 3 प्रकारों में भी अलग अलग प्रकार की समाधियां होती थी। अब देखिए, पहला प्रकार है कक्ष युक्त कब्र से जुड़े महापाषाण, यानी कि नीचे एक कक्ष युक्त कब्र होती थी और उनसे जुड़े हुए महापाषाणों की बात यहां हो रही है। एक है बिना कक्ष वाले कब्रों से जुड़े महापाषाण, वहां कोई कक्ष वाली कोई कब्र नहीं होती थी। ठीक है, एक है वैसे महापाषाण जो किसी प्रकार के कब्र से नहीं जुड़े होते। ठीक है, और एक ऐसे महापाषाण है जिनका किसी कब्र से संबंध नहीं होता है। ठीक है, ये तो है कक्ष वाली कब्र, ये बिना कक्ष की कब्र बनाई गई है ना, और इनमें कोई कब्र का कोई लेना देना ही नहीं। ठीक है, ये 3 प्रकार की। अब कक्ष वाले कब्र के अंदर कौन कौन सी आती है वो देखेंगे, बिना कक्ष वाली कब्र में कौन कौन सी आती है, और ऐसे महापाषाण जो किसी प्रकार की कब्र से नहीं जुड़े थे उसमें कौन कौन सी आती है। तो देखिए दोस्तों, कक्ष युक्त कब्र से जुड़े महापाषाण, सबसे पहले ये जानेंगे कि कक्षयुक्त। देखिए दोस्तों, कक्षयुक्त ये जो है ना, कक्षयुक्त कब्र से जुड़े महापाषाण जो है, इसके अंदर एक तो डोलमेन आएगा। ठीक है, मुख्य रूप से दोस्तों डोलमेन आएगा। ठीक है, 2 और है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मुख्य रूप से इसके अंदर डोलमेन आता है। ठीक है, अभी देखते हैं। और दोस्तों लास्ट में एक सारणी है, उस सारणी के अंदर सारी समाधियां और उनके प्रकार दिए गए, कहां कहां पर देखने मिलती दिया गया। उस लास्ट वाली सारणी को भी अगर नोट कर लोगे, याद कर लोगे, इनफ रहेगा काम। आइए, कक्ष युक्त कब्र से जुड़े महापाषाण, और दोस्तों फोटो में भी लाया हूं, ऐसा नहीं है दोस्तों, मजा आएगा देखना। कक्ष युक्त कब्र से जुड़े महापाषाण, यानी कि एक कब्र है। ठीक है, कक्ष कक्ष के रूप में कब्र है। ठीक है, और उससे जुड़े महापाषाण के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है। ठीक है, जमीन के नीचे दोस्तों कब्र बना दी जाती है। ठीक है, और कहीं कहीं दोस्तों हमें ऊपर देखने को मिलती है। अभी दोनों ही उदाहरण यहां मिलेंगे। देखो, कक्ष वाले कब्रों में 2 या 4 खड़े पत्थरों के स्लैब रखे जाते हैं, जिसे आर्थोस्टेटस कहा जाता है। अब देखिए सुनो, यही समझाऊंगा। अब देखो यहां क्या लिखा है, 2 या 4 खड़े, यानी कि मान लीजिए ये खड़ा। ठीक है, 2 या 4 बोला, अपने 4 खड़े कर देते हैं। ठीक है, 3 और 4, वैसे फोटो भी दिखा दूंगा। चलो 4 पत्थर खड़े कर दिए। ठीक है, कक्ष वाले कब्रों में 2 या 4 खड़े पत्थरों के स्लैब रखे जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं, आर्थोस्टेटस। यानी इस ये जो खड़े किया है इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, आर्थोस्टेटस। उसके बाद दोस्तों एक क्षैतिज कार जो है, एक पत्थर इसके ऊपर रख दिया जाता है, यानी कि एक पत्थर क्षैतिज आकार में इसके ऊपर रख दिया जाता है। ठीक है, ऐसा। अभी देखो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके ऊपर क्षैतिज रूप में पत्थर का स्लैब रखा जाता है, जिसे कैपस्टोन कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, कैपस्टोन। एक मिनट, जिसे
क्या, अरे यार बार बार, एक मिनट रुकिए। जिसे क्या कहा जाता है, कैपस्टोन कहा जाता है। अब रुकिए, कैपस्टोन, कैपस्टोन कहा जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये बना, नीचे समाधि बना दी जाती है, कक्ष वगैरह समाधि बना दी जाती है। इसका अधिकांश भाग ऊपर भी होता है और अधिकांश भाग नीचे भी दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये आर्थोस्टेटस, इन पत्थरों को सजाने का तरीका। इस कब्र को मत मान लेना, इसको मत मान लेना, आगे मैं दिखाऊंगा आपको। चलिए देख लिए कक्षयुक्त महापाषाण कब्रें कैसी होती है। अब इसमें 3 प्रकार की कब्रें हम देख रहे हैं। एक तो है डोलमेन, एक है टोपिकॉल, एक है कुडईकॉल। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इसके ब्रैकेट में लिखा है अम्ब्रेला स्टोन या छाता पत्थर। ये अम्ब्रेला स्टोन और छाता पत्थर के अंतर्गत ये दोनों ही आती है। ये दोनों ही अम्ब्रेला स्टोन या छाता पत्थर के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, और ये जो प्रकार है, ये तीनों प्रकार जो है दोस्तों किसके हैं, ये कक्षयुक्त कब्र से जुड़े महापाषाणों के प्रकार है। अब वापिस से सुन लो, मैंने क्या बताया, महापाषाण मुख्यतः 3 प्रकार के कब्र होती थी। एक तो ऐसी होती थी जिसमें कक्ष होता था, कक्षयुक्त कब्रें। एक ऐसी होती थी जिसमें कक्ष नहीं होता, तो बिना कक्ष की कब्रें। एक ऐसी होती थी जिसका किसी कब्र से संबंध ही नहीं है। ठीक है, अब आओ, अब कक्षयुक्त वाले में मैंने आपको बताया, मैंने आपको ये दोनों चीजें पढ़ के बता दी। आर्थोस्टेटस यानी इन पत्थरों को सजाया, इसको आर्थोस्टेटस कहते हैं। ठीक है, ये अलग है। ठीक है, कहीं समाधि को मत मान लेना। आगे देखो, मैंने आपको बताया कैपस्टोन क्या होता है दोस्तों। फिर ऊपर एक क्षैतिज रूप में, है ना, क्या लिखा है, इसके ऊपर क्षैतिज रूप में पत्थर का स्लैब रखा जाता है, जिसको दोस्तों कैपस्टोन कह देते हैं। ठीक है, अब इस कक्षयुक्त महापाषाण कब्रों में दोस्तों 3 समाधियां मिलती है, 3 प्रकार की निम्न समाधियां। डोलमेन है, डोलमैन है और एक डोलमाइंड भी है। ठीक है, वो फर्क है अभी बताऊंगा। टॉपिकॉल है और कुडईकॉल है। अब देखिए दोस्तों, ये अम्ब्रेला स्टोन या छाता पत्थर, इसी के अंतर्गत ये दोनों प्रकार आते हैं। ये दोनों जो प्रकार है ये इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, वो मैं आगे आपको पढ़ा दूं। अब देखो दोस्तों, डोलमेन ताबूत की बात करते हैं। आओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इतना समझाया, थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर लेना, इजीली समझ में आ जाए। अब देखो डोलमेन प्रकार की बात करते हैं। ठीक है, डोलमेन प्रकार की बात करें। देखिए दोस्तों, डोलमेन, डोलमेन का अर्थ है पत्थर की मेज। बस हो गया काम। गुरुजी ऐसे कैसे हो गया, देखिए बैक आइए, ये क्या लग रहा है आपको, ये दोस्तों आपको मेज जैसा नजर नहीं आ रहा, ऊपर पलाई लगी पड़ी है, नीचे 4 लेग्स हैं इसके, मेज जैसा कुछ दिखाई दे रहा है ना। तो दोस्तों डोलमेन का मतलब ही क्या है, पत्थर की मेज, स्टोन टेबल, नाम से पता चल रहा है। अब देखिए, डोलमेन पत्थर के मेज प्राप्ति स्थल। सबसे पहले तो ये देखो, ये प्राप्ति स्थल कहां से मिले हैं। ठीक है, लास्ट में सारणी, उसमें तो सब कुछ दिया ही हुआ है, देख लो। ये ब्रह्मगिरी कर्नाटक से और चिंगलपुट जो है दोस्तों तमिलनाडु, चेन्नई के आसपास तमिलनाडु से मिले हैं। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या है, अब दोस्तों इसको समझने का प्रयास करो। देखो, यदि इस प्रकार का कक्ष, यानी पत्थर की मेज बनाई डोलमेन में, यदि इस प्रकार का कक्ष जमीन के नीचे बना होता है तो इसको शिष्ट कहते हैं। ठीक है, यानी कि अब इसके अंदर जो है दोस्तों, जो संदूक है, इस प्रकार का कक्ष ये जमीन के नीचे होता है तो दोस्तों उसको क्या कह देते हैं, शिष्ट कह देते हैं। ये डोलमेन प्रकार का जो मेज है ना, अगर ये जमीन के नीचे होता है तो उसको शिष्ट कह देते हैं। ठीक है, और यदि इस प्रकार की कब्र आंशिक रूप से जमीन की भीतर हो तो इसे डोलमेनाइड कहते हैं। यानी कि कुछ तो दोस्तों जमीन के नीचे है और कुछ दोस्तों जमीन के ऊपर है, तो ये डोलमेनाइड होगी। यहां हम बात करें डोलमेन की, तो डोलमेन क्या होता है, डोलमेन में देखो दोस्तों शिष्ट कहते हैं, तथा इस प्रकार के महापाषाणी कब्र जमीन के ऊपर बने होते हैं तब इन्हें, और अगर इस प्रकार के, यानी कि इस प्रकार के टेबल से प्रकार के महापाषाणी कब्र अगर जमीन के ऊपर हो तो इसे क्या कह देते हैं, डोलमेन। अब देखिए दोस्तों, 2 3 4, ये जमीन के नीचे हो शिष्ट कह देंगे, आंशिक रूप से जमीन के नीचे ऊपर हो डोलमेनाइट कह देंगे, और दोस्तों जमीन के ऊपर हो डोलमेन कह देंगे। यहां बात हो रही दोस्तों डोलमेन की, यहां बात हो रही दोस्तों डोलमेन की। ठीक है, पत्थर का मेज की। आओ आगे, कक्ष वाले कब्रों पर व्यवस्थित आर्थोस्टेटस स्लैबों में एक छिद्र बना होता है। यानी कि ये जो स्लैब है ना दोस्तों, ये आर्थोस्टेटस स्लैब क्या होती है, 4 खड़े पत्थर लगा दिए, इनमें छिद्र होता है जिसको पॉट होल कहते हैं। क्या कहते हैं इनमें, छिद्र को क्या कहेंगे दोस्तों, पॉट होल कहते हैं। और देखो, कक्ष वाले महापाषाणीय कब्रों को कई भागों में सीधे खड़े स्लैबों में बांट दिया जाता है, जिन्हें ट्रांजेस्ट कहा जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल बातें हैं।
अब देखो दोस्तों, आप इतनी देर से कंफ्यूज हो रहे हो ना, मत होइए, आइए, बस यार ये चीज है। अब देख लो, अब ये चीज है जिसको मैं इतनी देर से गीत गा गा के पढ़ा रहा हूं कि भाई आर्थोस्टेटस क्या है। ये आर्थोस्टेटस, 4 पत्थर लगा दिए, ठीक है दोस्तों, और ये ऊपर ये लेटा दिए दोस्तों, ये कैपस्टोन, ऊपर पत्थर लगा दिया, ठीक है। ये ऊपर आया हुआ है दोस्तों, हम डोलमेन की बात करें, ये डोलमेन है, ये डोलमेन है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, इसमें तो बहुत सारे हैं, खैर ये देखिए और ये देखिए। अब यहां सोचने की बात है, आखिरकार ये लगाए कैसे। देखिए दोस्तों, भारी भारी चट्टानों के पत्थर और भरवा एकदम भरे हुए, ऐसे खोखले नहीं है ना, कैसे रखे होंगे, क्या रखे होंगे, चलिए दोस्तों जो भी है। तो देखिए इस प्रकार की कब्रें, डोलमेन इस प्रकार की होती है। दिमाग में फोटो छाप लो, छाप ले खींच मेरी फोटो, है ना। तो दोस्तों ये फोटो छाप लेना, ऐसी होती है, ठीक है। चलिए, ये डोलमेन है। अब अगर इतनी देर से समझाया वो समझ में नहीं आया दोस्तों, इससे समझ लेना, समझ में आ जाएगा, फोटो देख के पहचान जाओगे। चलिए, डोलमेन हो गई। अब आओ, अब दोस्तों फिर आपने बताई थी, सर आपने बताया था कि जो कक्षीय वाली जो कब्रें हैं उसके अंदर एक तो डोलमेन थी और दो थी, एक टॉपिकल थी, एक कुड़ईकॉल थी। और आपने बताया था कि टॉपिकल और कुड़ईकॉल दोनों ही जो है वो छाता पत्थर तथा शीर्ष पत्थर, हुड स्टोन के अंतर्गत आती है। अब देखिए दोस्तों, टॉपिकल, टोपी वाले पत्थर, टोपी वाला पत्थर बोल दो या छाता पत्थर बोल दो दोस्तों, साउंड लगभग एक सा ही लगता है भाई। छाता पत्थर में भी ऊपर कुछ छतरी नुमा कोई चीज होगी, टोपी वाले में भी ऊपर को टोपी टाइप कुछ होगा, दिखने में लगभग लगभग सेम। देखिए टोपिकॉल में क्या होता है, कक्ष युक्त कब्र में जार के अंदर शवों को रखकर जमीन के भीतर गड्ढे में दफनाया जाता है। यानी किसी जार में शव को रख के उसको जमीन के नीचे गड्ढे में दफना दिया जाता है, तथा एक उत्तल या वृत्ताकार कैपस्टोन से ढक दिया जाता है ना। वृत्ताकार कैपस्टोन रख लो या कुछ इस प्रकार का कैपस्टोन से है जो ढक दिया जाता है। टॉपिकॉल हो गया, ठीक है। आ गया कुड़ईकॉल, कुड़ईकॉल को अम्ब्रेला स्टोन, छाता पत्थर भी कह देते हैं, ठीक है। जार को ऐसे कक्षों में रखा जाता है जिसके ऊपर 4 आर्थोस्टेटस स्लैब रखे जाते थे। देखो वापिस सुनो, जार को ऐसे कक्षों में रखा जाता है जिसके ऊपर 4 आर्थोस्टेट स्लैब, क्या होता है, खड़े खड़े पांव रखे जाते थे, तथा एक अर्धगोलाकार कैपस्टोन रखा जाता था, ठीक है। अब देखो ये भी समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, तो ये इस प्रकार के होते हैं। आओ देखो, ये देखो, देखो इसमें फर्क है, इसमें फर्क नजर आएगा आपको। देखो ये, एक बार मैं यहाँ व्हाइट पेन का यूज करूंगा, इस प्रकार की ये होती है दोस्तों। देखिए ये टॉपिकॉल और जो है ना ये छतरी, भाई नाम ही छतरी है ना। ये देखो, ये मशरूम जैसी लग रही है क्या, देखो ये देखिए अम्ब्रेला टाइप लग रही है क्या, ये देखो इसमें ये अलग अलग। अब देखो इसको समझो, यहां क्या लिखा है, जिनके ऊपर 4 आर्थोस्टेटस स्लैब रखे जाते थे तथा एक अर्धगोलाकार जो है कैप्स्टोन रखा जाता है। तो दोस्तों इसके ऊपर ये अर्धगोलाकार ही है, रख दिया, और नीचे ये जो है दोस्तों ये क्या है, आर्थोस्टेटस जो है वो 4 खंबे थे दोस्तों, इनको थोड़ा ऐसे लगा दिया, ये थोड़ा कैसा हो गया, ये छतरी नुमा बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार की महापाषाणिक समाधियों के शीर्ष भाग खुले हुए छाते तथा सर्प फन की भांति होता है। भाई खुला हुआ छाता, अम्ब्रेला, या हम सर्प फन की भांति होता है, ठीक है। टोपिकोल तथा कुड़ईकोल प्रकार के महापाषाण कोचीन, केरल तथा कर्नाटक से प्राप्त हुए हैं। तो ये इस प्रकार के होते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। नहीं आई होगी तो दोबारा देख लेना, आ जाएगी। वैसे इतनी कोई बड़ी बात मैंने बोली नहीं दोस्तों, आ गई होगी। आओ आगे देखिए, समझने वाली चीज यही है, बाकी तो कौन सी चीज कहां से मिली, कौन सा स्थल क्या है, वो तो सब आपको देखना ही है, वो तो मैं वैसे ही सिखा दूंगा आपको, वैसे ही बता दूंगा, ठीक है। समझने वाली चीजें यही है। आगे देखो, अब दोस्तों सेकंड प्रकार था अपना कक्ष विहीन कब्र वाले महापाषाण। एक कक्ष वाले वो ये हो गए, एक कक्ष विहीन कब्र वाले महापाषाण, यानी इसमें क्या होता है, गड्ढे वाले, जार वाले तथा ताबूतदार, इसको बोलते हैं दोस्तों कार्को फंगस कब्र, है ना। चलिए तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, कक्ष विहीन कब्र है, ये क्या है, कक्ष विहीन कब्र है, ठीक है। चलिए इसमें नंबर 1 क्या है, संगोरा व्रत, केर्ण सर्किल या स्तूपाकार ढेर, एक प्रकार इसके अंतर्गत। यानी कि कक्ष विहीन कब्र वाले महापाषाणों में दोस्तों पहला प्रकार कौन सा है, संगोरा व्रत है, केर्ण सर्किल बोल दो या स्तूपाकार ढेर बोल दो। इस प्रकार की जो कब्रें यहां पर मिली है। अब देखो प्राप्ति स्थल कहां है दोस्तों, चिंगलपुट है। इसमें क्या होता है, चिंगलपुट तमिलनाडु। इसमें क्या होता है, गड्ढे वाले कब्रों में शवों को एक गड्ढे के भीतर दफनाया जाता था, फिर चारों पत्थर से इसे इस प्रकार ढका जाता था कि यह समाधि जैसा लगे। आगे देखो,
इसके अंदर अलग अलग चीजें हैं। यदि पत्थर गोलाकार रूप में हो तो इसे पिट सर्किल कहा जाता है, ठीक है। यदि इस प्रकार के कब्र के ऊपर बड़े बड़े पत्थरों को एक के ऊपर एक करके रखा जाता है तो इसे केर्न कहते हैं, अभी दिखाऊंगा। और यदि पत्थरों को वृत्ताकार व्यवस्था तथा पत्थरों को एक के ऊपर एक रखने की व्यवस्था दोनों तरफ एक के ऊपर एक रखने की व्यवस्था दोनों एक साथ देखी जाती है तो ऐसे कब्रों को केर्न स्टोन सर्कल कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि केवल वृत्ताकार दिखे या फिर एक के ऊपर एक दिखे और दोनों साथ दिखे तो केर्न स्टोन सर्कल इसको कह देते हैं। अब देखो दोस्तों, समझ में अगर आपको ये कब आएगा, जब आप फोटो देखोगे। आओ देखो, ये केर्न इस प्रकार के होते हैं भाई, गड्ढे के अंदर दफना दिया शव को और ऊपर ये देखो, ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे पत्थर रख दिए। अब क्या मतलब है इसका, जो भी है दोस्तों वहां के लोग, देखो ये देखो, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर कैसे पत्थर रख दिए। और देखो दोस्तों कैसे यहाँ ये सर्किल बनाया गया है, ये देखो, ये दिखा दिया गया ये समाधि स्थल है, ऐसे एक राउंड बना दिया गया है सर्किल कि भाई साहब ये क्या है, समाधि स्थल है। तो ये केर्न ऐसे होते थे, ठीक है, इस प्रकार के ये होते थे, देख रहे हो। चलिए दोस्तों, तो देखिए ये हो गए केर्न, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, हमने भी जस्ट क्या जाना दोस्तों, हमने जाना कक्ष विहीन कब्र महापाषाण, यानी गड्ढे वाले, जार वाले तथा ताबूतदार, या हम इसको कार्को फंगस, कार्को नहीं है ये सार्को है, ठीक है, सॉरी, इसको सार्को करना, ठीक है, सार्कोफंगस सा है ये, ठीक है, सार्कोफगस कब्र कह देते हैं, ठीक है। तो देख लिया इस प्रकार का, समझ में आ गया, ये इस प्रकार की होती थी, ठीक है, केर्न बोल देते हैं इनको, एक के ऊपर पत्थर रख के। आगे देखो, अब दोस्तों इसी के अंदर कक्ष विहीन वाले के अंदर ही हम और देख रहे हैं, एक है मैनहिर, या इसको बोलते हैं नडुकल, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम बोल देते हैं, ठीक है, मैनहिर और नडुकल। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा रहा हूं, एग्जाम में आती है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मैनहिर, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है डॉलमैन, ये दो इंपॉर्टेंट, डॉलमैन और मैनहिर, ठीक है। अब देखो, प्राप्ति स्थल कोचीन केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। अब देखो, गड्ढे वाले कब्र के ऊपर एक बड़ा सीधा खड़ा करके ग्रेनाइट का एकाश्म पत्थर, एकाश्म यानी एक पत्थर बिना किसी जॉइंट का, एकाश्म पत्थर, एक पत्थर को तराश कर पत्थर का स्लैब रखा जाता था जिसे मैनहिर अथवा नडुकल कहा जाता है। कोमल परथल कहां पर है, केरल में, केरल से नडुकलों की एक रक्षा पंक्ति मिली है, यानी नडुकल बहुत सारे मिले हैं। इसके अलावा नडुकल या मैनहिर बोल देते हैं। इसके अलावा है सार्कोफेगस, जो पीछे देखा था, पाषाण ताबूत या अंत्येष्टि कलश प्राप्ति स्थल चिंगलपुट, यानी ये जो है ये क्या होते हैं, ये पाषाण के ताबूत होते हैं और इनके प्राप्ति स्थल क्या चिंगलपुट है। इसके अंतर्गत टेराकोटा के बने पात्र के अंदर शवों को रखा जाता है, ठीक है, टेराकोटा के यानी मिट्टी से बढ़िया पकाए गए पात्र होते हैं, उसमें शवों को रख देते हैं, ये क्या है, सार्कोफेगस है, ठीक है। अब दोस्तों मैनहिर को देखिए, आप देखेंगे दोस्तों तो आप एकदम चकाचौंध हो जाएंगे, इतना बड़ा पत्थर आखिरकार कैसे, पढ़ लिया ना क्या होता है भाई, एकाश्म पत्थर, जैसे हम देखते हैं ना अशोक के स्तंभ लेख, एकाश्म पत्थर, एकाश्म स्तंभ देखते हैं ना, स्तंभ लेख, तो देखिए दोस्तों इसमें देखिए भाई साहब, ये एक ही पत्थर है दोस्तों, एक ही पत्थर है ये, ठीक है। एकाश्म पत्थर जो है दोस्तों, इन्हें जो है समाधि के ऊपर ऐसे खड़ा कर दिया जाता है, देखिए दोस्तों, और इनकी हाइट देखिए कितने ऊंचे हैं ये, इसको बोलते हैं मैनहिर समाधि। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। अब बताओ अच्छा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, देखो वापिस से पढ़ो इसको, देखिए प्राप्ति स्थल कोचीन है, आंध्र है, कर्नाटक है, ठीक है। गड्ढे वाले कब्र के ऊपर एक बड़ा सीधा खड़ा करके ग्रेनाइट का एकाश्म पत्थर का स्लैब रखा जाता है, एकाश्म पत्थर ग्रेनाइट का, जिसे मैनहिर कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाए एकाश्म पत्थर किसका था, ग्रेनाइट का, ये होते थे एकाश्म, यानी कोई जॉइंट नहीं, देखो दोस्तों, और चौड़ाई में भी बहुत बड़ा है, आसपास आपको घर दिख रहे होंगे दोस्तों, और ये देखिए कितनी ज्यादा इसकी हाइट है, टावर की तरह है ये, देखिए दोस्तों इस प्रकार के जो है समाधियां हमें मिली, ये मैनहिर समाधि है। आ गई समझ में, वेरी गुड, आगे देखते हैं नेक्स्ट। जार में शवों को रखने के बाद उन्हें एक बड़े पत्थर के स्लैब में ढक दिया जाता था और जार वाले तथा सार्गोफस ताबूत कब्रों के साथ महापाषाण अधिकांशतः जुड़े होते थे, ठीक है, यानी जो ताबूत है इन ताबूतों के साथ में ही महापाषाण जुड़े होते थे, ठीक है, लगा दिए जाते थे। और तीसरा प्रकार हमने देखा, किसी प्रकार के कब्र से न जुड़े महापाषाण, ऐसे महापाषाण जो किसी कब्र से नहीं जुड़े हैं, ठीक है। इसमें आते हैं गुफा समाधियां, जिनको तड़ी गुफा बोलते हैं। अब देखिए प्राप्ति स्थल है कटड़कंपल व पोरकलम केरल के अंदर,
जार वाले तथा सार्कोफेगस ताबूतदार कब्रों के साथ अलग से पत्थर नहीं लगा होता। यानी कि इसमें ताबूतदार जो है दोस्तों हम कह सकते हैं समाधियां बनी, लेकिन इनमें अलग से कोई पत्थर नहीं लगा हुआ। जैसे इनमें दोस्तों अलग से हमें पत्थर लगे हुए मिलते हैं ऊपर, इनमें कोई अलग से पत्थर नहीं लगा। इसीलिए बोलते किसी प्रकार के कब्र से न जुड़े महापाषाण, है ना, अलग से कोई पत्थर नहीं लगा होता है। तो ऐसे कब्र अधिकतर पत्थरों को काटकर गुफाओं में बनाए जाते हैं, है ना, गुफाओं के अंदर ये पत्थर होते हैं, किंतु ऐसे महापाषाण कब्रों से नहीं जुड़े होते। यानी कि ये जो कब्र है ये किसी महापाषाण कब्रों से नहीं जुड़े होते हैं, महापाषाणों से नहीं जुड़े होते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये हो गई हमारी मुख्य समाधियां, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट था पार्ट, ठीक है। अब देखो दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति की दो प्रमुख विशेषताएं थी, वही विशेषताएं हैं। नंबर एक तो दोस्तों लोहे के उपयोग की शुरुआत नवपाषाण महापाषाण सांस्कृतिक स्तरों से संयुक्त रूप से हमें प्राप्त होती है। यानी कि जो दक्षिण भारत के जो लोग हैं यहां पर लोहे की उपयोग की शुरुआत नवपाषाण व महापाषाण संस्कृतियों के स्तरों से संयुक्त रूप से हमें देखने को मिलती है। दूसरा है चाक निर्मित काले लाल मृदभांडों का आविर्भाव से संयुक्त होना। यानी कि यहां पर जो मृदभांड काम में लिया जाता था वो चाक निर्मित दोस्तों काले लाल मृदभांड का जो है दोस्तों अधिकतर प्रयोग में लिए जाते थे, ठीक है, याद रखना। आगे देखते हैं। अब आगे दोस्तों प्रमुख स्थल है, अब इनको मैं दोस्तों जो है आराम से इनको मैं आपको बता देता हूं और मैप में देख लेंगे। यानी दक्षिण भारतीय महापाषाण स्थल कौन कौन से हैं देखो, जैसे तमिलनाडु के अंदर अदिंचूर है, अमरगल है, कुंटूर है, सनूर है, ठीक है। ये बहुत सारे स्थल हैं दोस्तों, ये आप देख लेना इसके अंदर, ठीक है, पढ़ लेना, ठीक है, काम काम के देख लेना, कोई दो चार नाम याद रख लेना, बस आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में देखो दोस्तों नागार्जुन कोंडा है, येलास्वरम है, पोचमदम है, ठीक है, केसरी पिल्ली है ना, अलग अलग नाम है, अमरावती है, देखिए दोस्तों अमरावती, ठीक है। आगे देखो, फिर कर्नाटक में देखो दोस्तों ब्रह्मगिरी है, मास्की है, यहां से तो अशोक के दोस्तों अभिलेख भी, अशोक के अभिलेख भी तो मिले हैं। अशोक के जो नाम, अशोक का नाम अशोक मिलता है, मास्की में मिलता है ना, मास्की है, इसमें अशोक का नाम अशोक मिला है, ठीक है। चलिए इसके अलावा हल्लूर है, हल्लूर के बारे में कल पढ़ा था, पिकली हल है, संगन कल्लू है, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख स्थल है। इसके अलावा कुमारहल्ली से पुरातत्व के आधार पर कर्नाटक की महापाषाणी संस्कृति का काल 1300 से 1200 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया। यानी कि वही है, बस अलग अलग समय बताया गया। आप मोटा मोटा 1000 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक मान के चलिए। इसके अलावा केरल के अंदर दोस्तों पलीमठ है, टेंगनकल है, माचड़ है, ठीक है, ये अलग अलग स्थल है, देख लेना। इसके अलावा मनगडू एक महत्वपूर्ण महापाषाण केंद्र था जहां 1000 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक अनवरत रूप से इस संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो ये चीज याद रख लेना, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिए, अब ये प्रमुख स्थल है, देख लेना। महाराष्ट्र है दोस्तों, नायकुंड है, तकल घाट है, खापा है, महुरझारी है, ठीक है, ये कुछ महाराष्ट्र के प्रमुख स्थल है। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया कि दक्षिण भारत के अलावा उत्तर भारत से भी दोस्तों बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। तो उत्तर भारतीय महापाषाण स्थल की बात करें तो विंध्यन क्षेत्र के उत्तर में महापाषाणी संस्कृति की खोज सर्वप्रथम मिर्जापुर से कनिंघम महोदय ने की, ठीक है। और तदुपरांत 1962 ईस्वी में जी.आर. शर्मा ने उत्तर प्रदेश के बांदा, वाराणसी, इलाहाबाद, मिर्जाबाद क्षेत्रों में विस्तृत अनुसंधान कर दर्जनों महापाषाण कब्र व आवास क्षेत्र खोजे। यानी कि दोस्तों यह दक्षिण भारत के अलावा उत्तर भारत में भी हमें देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर देखें दोस्तों अलग अलग जगह है, कंकोरिया है, जंग महल है, कोटिया है, हथीनिया है, ठीक है। यहां से महापाषाण के मुख्यतः देखिए यहाँ प्रकार कौन सा मिला दोस्तों, केर्न, संगोरावर्त, केर्न प्रकार के मिले, है ना। केर्न यानी कि पत्थर को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर सितोलिया पिट्ठू खेलते हैं वैसा बना दिया गया, है ना। तो ये जरूर देख लेना कि जो नॉर्थ इंडिया मिले उनका प्रकार क्या है, केर्न्स है, ठीक है। कोटियों में कुछ कब्रों में नरकंकाल के अवशेष मिले, जैसे कि समाधियां ही होती थी, ठीक है। परंतु यहाँ प्राप्त 3 कब्रों से पालतू भेड़, सुअर तथा मवेशी के अवशेष भी मिले हैं। इस प्रकार काटे जाने के निशान, जिनके ऊपर काटे जाने के निशान भी है, तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि भाई इनको जो है दफनाने से पहले इनका वध कर दिया जाता था, ठीक है। पशुओं को साथ दफनाने से पहले इनका वध कर दिया जाता था, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। अब ये महत्वपूर्ण स्थल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस स्थलों के नाम याद रखना, ठीक है। काकोरिया है वही उत्तर प्रदेश में, एक हथीनिया पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है, यह चकिया वाराणसी में। काकोरिया की बात करें तो चंद्रप्रभा घाटी में स्थित है। यहां से आवास स्थल तथा कब्रगाहों से अनेक प्रकार के मृदभांड जिनमें पदांग युक्त कप तथा गोलाकार जार, ये कुछ पात्र है, मतलब कुछ बर्तन वगैरह है, मिले हैं। साथ ही सूक्ष्म पाषाण उपकरण, मध्य पाषाण कालीन उपकरण भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। हथीनिया पहाड़ी की बात करें तो चंद्रप्रभा घाटी में स्थित, ठीक है, स्थित है। यहां से संगोरा व्रत, वही केर्न प्रकार के व्रत यहां से हमें देखने को मिल जाते हैं। उल्लेखनीय है कि भारत के अन्य हिस्सों के विपरीत दक्षिण उत्तर प्रदेश के अधिकांश महापाषाण लोह युग के पूर्व के, यानी लोह युग के पहले के हैं, ठीक है। अपवाद है यहाँ पर कोटिया है, जहां लोह उपकरण बड़ी मात्रा में मिले। अपवाद क्या है, कोटिया, यहाँ पर लोह उपकरण बड़ी मात्रा में मिले। बाकी ज्यादातर जो है दोस्तों लोह काल से भी पहले के हैं। ये बात थोड़ी याद रखने की है, याद रखो तो रख लेना, ठीक है।
राजस्थान की बात करें तो अरावली पर्वतमाला में बहुसंख्यक महापाषाण स्थल मिले हैं। खेड़ा है, सतमास है, दौसा इनमें प्रमुख है। ठीक है, ये प्रमुख स्थल है राजस्थान के। कौन सा क्षेत्र है? अरावली पर्वतीय माला वाला क्षेत्र है। इन क्षेत्रों से प्रमुखता से संगोरावर्त केयर्न, यानी कि हम देख रहे हैं दोस्तों उत्तर भारत में ज्यादातर जो मिल रही है वो संगोरावर्त केयर्न ही हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कश्मीर के अंदर बुर्ज और गुफकराल से मिलते हैं। ठीक है, और यहां पर देखो दोस्तों, यहां पर जो है मैनहिल तथा महापाषाणीय वृत्ताकार संरचनाएं मिली, यानी बुर्ज होम में दोस्तों मैनहिल प्रकार की मिलती है। मैनहिल आपको पता है दोस्तों, एकाश्म पत्थर, बड़ा सारा पत्थर जो है लगा दिया जाता था, ये बात आपको पता है। ठीक है, उत्तराखंड की बात करें तो यहां से हिमालय क्षेत्र में स्थित अल्मोड़ा से डालमेन और संगोरावर्त, यहां पर दोस्तों उत्तराखंड में डालमेन प्रकार की और संगोरावर्त यानी केयर्न प्रकार की और मैनहिल भी है, तथा शिष्ट प्रकार की भी जो दोस्तों क्या देखने को मिलती है, समाधि यहां पर देखने को मिलती है, प्राप्त हुई है। तथा शिष्ट समाधियों में घोड़े के कब्र भी दोस्तों, घोड़े के कब्र भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये कश्मीर और उत्तराखंड की बात आ गई। आगे देखिए, आगे दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां लोहे से जुड़े बहुसंख्यक महापाषाण स्थल मिले हैं। धनोरा है, सोनाभीर है, कडी भंडारी है, चीराचोरी है, और बहुत सारी जगह हैं जो दोस्तों आप देख लेना। ठीक है, आपको राज्य तो याद होने ही होने, कुछ दो चार नाम जो आपको सही लगे दोस्तों, है ना। वैसे तो सारे इंपोर्टेंट है, कोई भी पूछ सकता है एग्जाम वाला। ठीक है, इसलिए मैंने सारे डाल दिए। बाकी दो तीन चार पांच नाम तो दिमाग में रखना ही रखना, इतना आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखो दोस्तों, सबसे इंपोर्टेंट है ये सारणी। देखिए ये मैप है, यहाँ पर ये मैप आपको पीडीएफ में दिख जाएगा। इसके अंदर ये जो राउंड वाला जो है ये मेगालिथिक साइट्स है सारी। ठीक है, एक मिनट रुको, एक मिनट क्या हो गया रे। ठीक है, ये राउंड वाला जो है ना दोस्तों, ये मेगालिथिक साइट्स है। जैसे देखो दोस्तों, ये एक राउंड ब्रह्मगिरी है ये। ठीक है, ब्रह्मगिरी। ठीक है दोस्तों, देखो हुंगसी है ये। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ देखो, ये तो अलग है। इसके अलावा ये बुर्ज होम रहा कश्मीर वाला। ठीक है, बुर्ज होम है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है, हल्लूर है ये। ठीक है, और ये आदिन चिल्लूर है दोस्तों। ठीक है, तमिलनाडु वाला। ठीक है, पेयमपल्ली है ये। ठीक है, दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है, बाकी तो ये महाराष्ट्र के कुछ स्थल आ गए इसमें। ठीक है, तो ये देख लेना आप, है ना। बिल्कुल, तो इस मैप में दोस्तों कुछ जो है दक्षिण भारत के जो है हमें दिखाए गए हैं, क्या, महापाषाणीय स्थल दिखाए गए हैं। अब देखिए दोस्तों, आगे जो सारणी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको और कुछ भी याद ना हो ना भाई, भागते भागते से अगर कुछ पढ़ना चाहो तो ये सारणी पढ़ लेना। इस सारणी में समाधियों के प्रकार सारे हैं, स्थान दिए हुए हैं और कैसी होती थी। देखिए अब मैं पढ़ रहा हूं, मैं पीछे सारा समझा चुका हूं। शिष्ट समाधियां, ब्रह्मगिरी कर्नाटक, खाई खोदकर पत्थर की शिलाओं से एक आयताकार संदूक बनाकर उसमें शव रखा जाता था। ठीक है, अंदर, और डोलमेन में इसमें ऊपर हो जाता है। ठीक है, उल्टा। पिट सर्किल समाधि, ब्रह्मगिरी कर्नाटक से मिली पत्थरों की सहायता से एक व्रत बनाकर इसमें एक दूसरी खाई निर्मित कर उसमें शव रखा जाता है। एक व्रत हमने देखा था, गोल व्रत पत्थरों वाला। आगे देखिए, कैन सर्किल, वही केयर्न, जिसको केयर्न हम लिखा है इतनी जगह, केयर्न सर्किल है ना, केयर्न। चिंगलपुट चेन्नई, विशाल पत्थरों के टुकड़ों से निर्मित व्रत से शव अस्थि पात्र रखे जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, डोलमेन, चिंगलपुट चेन्नई। यह डोलमेन शिष्ट समाधि के ही समान है, बस शिष्ट समाधि के समान है, लेकिन किंतु संदूक पृथ्वी के अंदर न होकर इसमें थोड़ा ऊपर होता है। ठीक, हमने देखा टेबल की तरह। अम्ब्रेला स्टोन, कोचीन केरल, वर्गाकार भूखंड पर चार पत्थर के पाए बनाकर, वर्गाकार भूखंड पर चार पत्थर के पाए बनाकर एक छतरी बनाई जाती है। यानी कि ये गोल हो गया, इस पर चार पत्थर के ऐसे पाए बना दिए जाते हैं और ये छतरी नुमा हो गया। पढ़ा था ना पीछे, हमने देखा था ना। आगे देखो, हुड स्टोन, शीर्ष स्टोन। ठीक है, कोचीन केरल, इसमें छत्र के आकार का महापाषाण जमीन पर ही बनाया जाता है। ठीक है, कंदरा समाधि कोचीन, आयताकार खाई में शव को दफनाया जाता है। मैनहिर कोचीन, ग्रेनाइट के एकाश्म पत्थर मोनोलिथिक का प्रयोग होता है। यानी कि ये ग्रेनाइट का एकाश्म पत्थर का प्रयोग जो है दोस्तों किया जाता है, ये कह देते हैं दोस्तों इनको मैनहिर समाधि। ठीक है, ये भी मैंने आपको दिखाया था। तो कुल मिला के दोस्तों ये है हमारा एक लेक्चर है महापाषाण संस्कृतियां। ठीक है, कितना समझ में आया, क्या आया दोस्तों, मैंने अपना बेस्ट दिया है। आप मुझे जरूर बताना आज कमेंट बॉक्स में, अपने एप्लीकेशन पर जो दोस्तों अपना जो ग्रुप बना हुआ है उसमें मुझे जरूर बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। मैंने बहुत कोशिश करी इसको सरल बनाने का, इसको इजी बनाने का और आपके लायक बनाने का। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।